तो स्टार्ट करते हैं। एस रन एसक्यूएल कमांड लाइन, हमने एडमिनिस्ट्रेटर मोड में इसको ओपन किया, डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, यस किया हमने। यस करने के बाद हमारे पास एसक्यूएल प्रॉम्प्ट आ चुका है। हमें क्या करना है, हमें लिखना है कनेक्ट स्टूडेंट एंड देन स्टूडेंट। क्लियर है? तो हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है स्टूडेंट यूजर से। क्लियर है? तो अब हम जो भी वर्क करेंगे स्टूडेंट यूजर के अंदर ही करेंगे। हम यहाँ पे लिख रहे हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब। तो पहली क्वेरी हमने देखी थी, हम थोड़ा सा प्रीवियस क्लास का भी हम रिवाइज कर रहे हैं। पहली क्वेरी हम लिख रहे थे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब। तो टैब से क्या बता रहा था, इट विल डिस्प्ले ऑल दी टेबल्स प्रेजेंट इन दी यूजर स्टूडेंट। क्लियर है? तो ये स्टूडेंट यूजर है, उसके अंदर क्या है, जितने भी टेबल्स हैं वो क्या हो रही है, आपकी डिस्प्ले कर रही है। तो यहाँ हम देख सकते हैं ईएमपी टेबल है, डीपीडी टेबल है, बोनस टेबल और सेल ग्रेड टेबल है। चारों टेबल हमने बनाई हुई हैं। क्लियर है? तो अब हम लिख रहे हैं यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। तो हमें क्या दिखा रहा है, 14 रोज दिखा रहा है। अच्छा, एक और बार हम क्या कर देते हैं, स्पूल चालू कर देते हैं। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर स्पूल ऑन स्पूल डी ड्राइव dbms lab 2.doc। अब हम जो भी परफॉर्म करेंगे वो सब क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। तो पहली क्वेरी हम लिख रहे थे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। तो जब हम लिख रहे हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, तो ये कुछ आउटपुट दिख रहा होगा आपको। इसमें आपको क्या दिखा रहा है, सेलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेबल नेम इज ईएमपी। तो एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, हमारे पास है ईएमपी नंबर, ई नेम, जॉब, एमजीआर, हायर डेट, सैलरी, कमीशन एंड डीपीटी नंबर। क्लियर है? और दूसरी टेबल है हमारे पास, वो है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डीपीटी। क्लियर है? तो एक डिपार्टमेंट की टेबल है जिसमें 3 कॉलम है, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम एंड लोकेशन ऑफ द डिपार्टमेंट। और एक हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है जिसमें हमारे पास 8 कॉलम्स हैं रिगार्डिंग एम्प्लॉय डिटेल्स। क्लियर है? तो उनका एम्प्लॉय का नंबर स्टोर्ड है, एम्प्लॉय के नेम्स स्टोर्ड हैं, उनके जॉब टाइटल्स स्टोर्ड हैं, उनके मैनेजर्स की आईडी स्टोर्ड है। क्लियर है? हायर डेट स्टोर्ड है, सैलरी स्टोर्ड है, कमीशन स्टोर्ड है, डिपार्टमेंट नंबर स्टोर्ड है। क्लियर है? तो ये टोटल 14 एम्प्लॉयज है हमारे पास और 4 हमारे पास क्या है, डिपार्टमेंट्स हैं। क्लियर है? तो अगर आप ढंग से देखें तो आपके पास जो एम्प्लॉयज हैं वो डिपार्टमेंट नंबर 10, डिपार्टमेंट नंबर 20 और डिपार्टमेंट 30 में ही है। डिपार्टमेंट 40 में एक भी एम्प्लॉय नहीं है। क्लियर है? सिमिलरली डिपार्टमेंट 1 में अगर देखें तो डिपार्टमेंट 1 में हमारे पास 6 एम्प्लॉयज हैं, डिपार्टमेंट 20 में हमारे पास 5 एम्प्लॉयज हैं एंड डिपार्टमेंट 30 में हमारे पास कुछ ऐसे एम्प्लॉयज हैं, लेकिन 40 में हमारे पास कोई भी एम्प्लॉय नहीं है। क्लियर है? तो अगर हमें टेबल का डिस्क्रिप्शन निकालना है तो हम क्या लिख रहे थे, हम लिख रहे थे डिस्क्राइब ईएमपी। ये एक एसक्यूएल स्टार प्लस कमांड है। तो एक क्विक रिपेयर फिर से देखते हैं। हमने लिखा था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमांड्स इन Oracle. First one is SQL star plus command, जिसके लिए हमें क्या किए, जिसके लिए हमें we don't need to put semicolon at the end। सेमीकोलन की हमें नीड नहीं है, जबकि SQL कमांड जो है वो क्या है, we have to put semicolon at end। Clear है? That means every SQL query must be terminated by semicolon। तो यहाँ हमने लिखा है डिस्क्राइब ईएमपी। ठीक है? तो डिस्क्राइब ईएमपी से क्या दिखा रहा है, टेबल का डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है, उसका क्या दिखा रहा है, स्कीमा दिखा रहा है। क्लियर है? तो स्कीमा जो दिखा रहा है उसमें क्या दिखा रहा है आपको, पहले तो दिखा रहा है नेम्स ऑफ द कॉलम्स। दूसरा बता रहा है आपको वेदर द कॉलम कैन कंटेन नल वैल्यू और नॉट। अब नल वैल्यू क्या होता है उसको हम थोड़ी बार डिस्कस करते हैं। और उसके बाद दिखा रहा है आपको उनके डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स हमारे दिखा रहे हैं, ईएमपी नंबर का है नंबर, उनकी साइज है आपकी 4, मतलब 4 डिजिट तक के मैं नंबर स्टोर कर सकता हूँ। सिमिलरली ई नेम का जो डेटा टाइप है वो है varchar2। क्लियर है? अब कुछ डेटा होते हैं जो हमें स्ट्रिंग में स्टोर करने हैं। तो स्ट्रिंग में हमारे पास मेनली दो कैटेगरी के डेटा टाइप्स हैं।
in Oracle we have two data types to store strings. First one is char, second one is varchar. ठीक है, तो ये जो char अगर हम लिख रहे हैं, अगर हम लिख रहे हैं char of suppose 10, that means जो कैरेक्टर्स और जो स्ट्रिंग्स मैं स्टोर कर रहा हूं, स्ट्रिंग हैव लेंथ दैट इज इक्वल टू 10. क्लियर है? अब अगर मैं इसमें स्टोर कर रहा हूं सपोज दिनेश, ये किस तरह स्टोर हो रहा है? ये स्टोर हो रहा है दिनेश और उसके बाद 1 2 3 4 आप पे क्या हो रहा है? स्पेसेस पैड हो रहे हैं. क्लियर है? तो कैर और वेर कैर में डिफरेंस ये है कि पहला डिफरेंस ये है कि अगर मैंने कैर की लेंथ दी है 10, तो वो 10 कैरेक्टर्स तक के नेम स्टोर करेगा. जो भी स्ट्रिंग होगा उसकी लेंथ 10 स्टोर करेगा, 10 से ज्यादा स्टोर नहीं करेगा. 10 से अगर मैं कम दे रहा हूं तो उसमें क्या कर रहा है? वो स्पेसेस पैड कर देगा. तो अगर आपको स्पेसेस पैड कर रहा है मतलब आपको जब सर्च कर रहे हैं तब आपको स्पेसेस भी देने पड़ेंगे. वेयर एज varchar मीन्स वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर. क्लियर है? वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर दैट मीन्स अगर मैं लिखता हूं varchar 2 और उसमें देता हूं मैं लेंथ 10, that means I can store Dinesh, I can also store Kumar, I can also store Bhavnani. तो जब ये दिनेश लूंगा तो ये 6 ही यूज करेगा, ये 5 ही यूज करेगा और ये 8 ही यूज करेगा. ठीक है, मतलब मैक्सिमम साइज इज 10 से ऊपर मैं स्टोर कर ही नहीं सकता, लेकिन उससे छोटा मैं स्टोर कर सकता हूं. अगर मैं छोटा स्टोर कर रहा हूं तो वो जितना मैं स्टोर कर रहा हूं उतना ही लेंथ का कैरेक्टर वो स्टोर करने देगा. Second difference is if I write the data type of any column as char or char of 10, so I cannot store Dinesh 1, Dinesh 2. That means I cannot store alphanumeric data. Alphanumeric data means combination of strings and numbers. I cannot store in char. Whereas in varchar, I can store Dinesh 1, I can also store Dinesh 2, I can also store Dinesh. Clear? So these two are the alphanumeric data, these are the simple character data. Clear है? अब Oracle पे जब हम यूज करते हैं तो हम यूज करते हैं varchar 2. अदर DMS में हो सकता है कि varchar 2 की जगह varchar यूज करें. Oracle only supports varchar 2. क्लियर है? तो यहाँ पर हम देख रहे थे जो डेटा टाइप हमने देखा पहला तो नंबर, दूसरा हमने देखा varchar. अब आ जाते हैं नंबर में. अगर मैं नंबर डेटा लेता हूं, अगर मैं लिखता हूं नंबर ऑफ 5, दैट मीन्स आई कैन स्टोर 1, I can also store 1 2, I can also store 1 2 3, 1 2 3 4, I can also store 1 2 3 4 5. Clear? But I cannot store 1 2 3 4 5 6 because maximum length of the number or maximum digit of the number is 5. मतलब 5 digit number से ऊपर मैं ज्यादा स्टोर नहीं कर सकता. क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं लिखता हूं नंबर ऑफ 5,2, क्लियर है? तो नंबर ऑफ 5,2 मीन्स टोटल जो डिजिट्स हैं वो क्या होंगी 5 और डेसिमल के पॉइंट्स के बाद जो है वो 2 डिजिट यूज कर सकता है. दैट मीन्स आई कैन स्टोर 123.45. 123.45 मीन्स टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इज 5 और डेसिमल के बाद मैं क्या यूज कर रहा हूँ 2 डिजिट्स. क्लियर है? तो 5 डिजिट्स टोटल है और डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स मैं यूज कर सकता हूँ. That means decimal के पहले में I can only store 3 digits. That means I cannot store 123.5. 123.5 I cannot store. Why? Because decimal के बाद जो है वो 2 digit लेगा, वो spaces उसके लिए reserved है. Clear है? So this is number data type. So number data type can also store integers as well as float values. Otherwise you can also have integer data type, float data type, just like your C and C++. Clear है? But we will always use number because we can also store integers and float in the one data type. Clear है? तो अब आ जाते हैं इसमें एक डेटा टाइप है आपका डेट.
तो डेट डेटा टाइप जो है वो क्या करता है, डेट एंड टाइम दोनों एलिमेंट आपका क्या करता है, स्टोर करता है। क्लियर है? तो अगर आप यहाँ पे देखें एम्प्लॉय टेबल में एक कॉलम है हमारे पास हायर डेट, तो हायर डेट में मेरे पास क्या है, ज्वाइनिंग डेट दी हुई है। तो ज्वाइनिंग डेट जो दी हुई है वो देखिए 17 दिसंबर 80, 20 फरवरी 81, ऐसा करके ज्वाइनिंग डेट्स आपकी दी हुई हैं। क्लियर है? तो ये जो डेट है, मतलब ये जो डेटा है ये क्या है, डेट टाइप का डेटा है, दैट वाई द डेटा टाइप ऑफ दैट कॉलम इज डेट। क्लियर है? सिमिलरली अदर डीएमएफ में आपको डेट टाइम मिल सकता है, आपको टाइम स्टैम्प मिल सकता है। क्लियर है? तो ऐसे कुछ डेटा टाइप्स आपको मिल सकते हैं अदर डीएमएस में। ओरेकल सपोर्ट्स डेट। क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं लिखता हूं डिस्क्राइब डीपीटी, सो टेबल डिस्क्रिप्शन ऑफ डीपीटी, टेबल डिस्क्रिप्शन ऑफ डीपीटी निकाल रहा हूं तो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है डीपीटी नंबर, डी नेम एंड लोकेशन ऑफ द डिपार्टमेंट। ये 3 कॉलम है। उसके बाद इसमें एक भी नल नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैंने इसमें प्राइमरी की बनाई नहीं है। ये मैंने आपको जो स्क्रिप्ट दी है उसमें डीपीटी नंबर शुड भी प्राइमरी की होना चाहिए, लेकिन उसमें बनाया नहीं गया है। क्लियर है? बनाना चाहिए, मैंने स्क्रिप्ट आपको नेट से डाउनलोड करके दी थी तो वो उसमें नहीं बनाया होगा उसने। तो इनका भी डेटा टाइप देखिए आपको दिखा रहा है वैरकैर 2 14, वैरकैर 2 13 एंड नंबर ऑफ 2। तो पहला जो है वो डीपीटी नंबर, वो जो है नंबर ऑफ 2 डिजिट तक के नंबर स्टोर कर रहा है, और दूसरे में आपका जो है 14 कैरेक्टर्स तक के नेम स्टोर कर रहा है। थर्ड में जो है आपके लोकेशंस, वो लोकेशन जो है आपके 13 कैरेक्टर्स तक स्टोर कर रहा है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए जो सेल्स लिखा हुआ है, ठीक है, अगर मुझे कोई सपोज मुझे अगर कोई क्वेरी लिखनी है और मुझे चेक करना है कि सेल्स डिपार्टमेंट का डेटा चाहिए मुझे। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डीपीटी वेयर डीनेम दैट इज इक्वल टू इन सिंगल कोट्स सेल्स। क्लियर है? अब मैं यहाँ पर जो है सेल्स लिख पा रहा हूँ। इस क्वेरी को अगर हम यहाँ पे रन करें तो ये क्वेरी यहाँ पे देखिए परफेक्टली फाइन रन हो रही होगी। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डीपीटी वेयर डीनेम इज इक्वल टू सेल्स, तो सेल्स डिपार्टमेंट का आपको डेटा निकाल के दे दिया। क्लियर है? लेकिन अगर मैं यहाँ पे डेटा टाइप सपोज करो कैर होता तो मुझे ये क्वेरी अगर मैं लिखता तो इसमें एक भी डेटा नहीं आता। मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ता, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ता सेल्स। अब सेल्स में हमारे पास कितने कैरेक्टर्स हुए, 1 2 3 4 5, दैट मीन्स मुझे 5 ब्लैंक स्पेसेस देने पड़ते, तब जाके ये क्वेरी से डेटा निकाल के आपको दिखाएगा डेटाबेस। क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट? एनी डाउट? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग थे टेबल डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्राइब जो है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीएससी भी लिख सकते हैं, डीएससी ऑफ ईएमपी और डीएससी ऑफ डीपीटी। क्लियर है? सो दिस आर द टेबल डिस्क्रिप्शंस। अब मैं इनको क्लियर स्क्रीन कर देता हूं, तो मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं CL space SCR, otherwise I can also write clear space screen. So it is an SQL star plus command to clear the screen। जो भी हमने इसमें यहाँ पे जो भी लिखा था वो सब क्या हो गया, हमारा क्लियर हो गया। क्लियर है? अब हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। तो ये हमने निकाला सेलेक्ट स्टार मीन्स ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम EMP टेबल। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ सेलेक्ट ई नेम कॉमा जॉब फ्रॉम EMP। मतलब मैंने क्या किया है, इस टेबल में से सिर्फ ई नेम और जॉब टाइटल्स को ही क्या किया है, प्रोजेक्ट किया है। सिर्फ इन्हीं दोनों कॉलम को मैंने क्या किया है, डिस्प्ले किया है। तो जो कॉलम मुझे यहाँ पे चाहिए उन कॉलम का मैं यहाँ पे क्या करूंगा, उस ऑर्डर में दूंगा जिस ऑर्डर में मुझे डेटा चाहिए। अगर मुझे ई नेम पहले चाहिए, जॉब फिर बाद में चाहिए, तो मुझे लिखना पड़ रहा है ई नेम कॉमा जॉब। अदरवाइज आई कैन ऑल्सो राइट सेलेक्ट जॉब कॉमा ई नेम फ्रॉम EMP। अब इस केस में जॉब पहले मिल गया, ई नेम बाद में मिल गया। अब ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से रिपोर्ट चाहिए। अगर आपको रिपोर्ट में जो कॉलम पहले चाहिए उसको आप पहले स्पेसिफाई करेंगे, जो कॉलम आपको बाद में चाहिए उसको आप बाद में स्पेसिफाई करेंगे। क्लियर है? तो लेकिन जो भी आपको कॉलम चाहिए वो कॉलम आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। अगर आप लिख रहे हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, तो ये कौन सा ऑर्डर ले रहा है, ये ऑर्डर ले रहा है डिफॉल्ट ऑर्डर, जो डिफॉल्ट ऑर्डर आपका इस डेटा डिक्शनरी में स्टोर्ड है। डेटा डिक्शनरी में जब आपने टेबल क्रिएट की तो सबसे पहले कॉलम जो था वो था EMP नंबर, दूसरा कॉलम था ई नेम। इसलिए आपको यहाँ पर जो आप
क्वेरी लिख रहे हैं, उस क्वेरी में पहले ईएमपी नंबर आ रहा है, फिर ईनेम आ रहा है, और उसके बाद इसी ऑर्डर में आपको क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। क्लियर है? सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस तरह डेटा चाहिए। अगर आपको डेटा डीपीटी नंबर पहले चाहिए तो आप डीपीटी नंबर को पहले लिखेंगे, बाकी डिपार्टमेंट बाकी डिटेल्स को आप क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो जो ऑर्डर चाहिए वो ऑर्डर आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा। क्लियर है? तो स्टार करने से ऑल द डिटेल्स बताएगा, कॉलम नेम बताने से उस कॉलम को क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। क्लियर है? अब अगर मैं लिख रहा हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, तो मुझे सारे डिटेल्स मिल रहे हैं, सारे के सारे डेटा मिल जा रहे हैं। मुझे अब किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का डेटा चाहिए, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर डीपीटी नंबर दैट इज इक्वल टू 10। तो ये आपको बता रहा है डिपार्टमेंट नंबर 10 की डिटेल्स। अब मुझे इसी में क्वेरी में चेंज करना है, तो मैंने लिखा ईडी करने से मेरे पास यहाँ पे एक बफर ओपन हो गया जिसमें लास्ट एग्जीक्यूटेड क्वेरी आपकी आ गई। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 10 को चेंज किया 20। यहाँ पे मुझे सेमीकोलन यूज नहीं करना है, और उसको मैं क्या कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। सेव करके मैं क्या कर रहा हूँ, उसको एग्जिट कर दे रहा हूँ। एग्जिट करने के बाद प्रीवियस क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या यूज कर रहे थे, हम यूज कर रहे थे फॉरवर्ड स्लैश। क्लियर है? तो अब यहाँ पर देखिए आपका डिपार्टमेंट नंबर 20 के डिटेल्स निकाल के दिखा रहा है आपको। क्लियर है? और उसके बाद अगर मैं लिखता हूँ ईडी, और ईडी करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिपार्टमेंट नंबर 30, तो ये मुझे दिखा रहा है डिपार्टमेंट नंबर 30 की डिटेल्स। क्लियर है सर? अब हाँ, अब इसमें शायद आउटपुट किसी को अलग आ रहा होगा, आप लोग एग्जीक्यूट कर रहे होंगे तो। एम आई राइट? सर? हेलो सर कुछ लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। कुछ लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैंने बंद नहीं किया है अभी भी। आगे सब लोग देखिए, आप मैंने कि बंद नहीं किया है अभी। तो अगर आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आपको ये डेटा दिख रहा है, सेम यही डेटा दिख रहा है सभी को। डिपार्टमेंट 10 में आपके 3 वैल्यूज हैं, डिपार्टमेंट 20 में आपके 5 वैल्यूज हैं, डिपार्टमेंट 30 में हमारी 6 वैल्यूज हैं। क्लियर है? तो 6 एम्प्लॉयज आर प्रेजेंट इन डिपार्टमेंट नंबर 30। हाँ, तो अब आ जाते हैं हम लोग, ये हमने लिखा वेयर डीपीटी नंबर इक्वल्स टू 10 और डीपीटी नंबर 20, डीपीटी नंबर टू 30। अब मुझे क्या करना है, डिपार्टमेंट 30 में मेरे पास कुछ एम्प्लॉयज डिटेल निकली हैं, मुझे निकालना है डिपार्टमेंट 30 में जो मैनेजर है उसी को चाहिए। ठीक है, तो हम यूज कर रहे हैं, अब हम यूज कर रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स पहले देखते हैं हम रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स हम देख रहे हैं, तो हमारे पास पहला रिलेशनल ऑपरेटर है विच इज इक्वालिटी। तो इक्वालिटी हमने टेस्ट किया इक्वल टू से, फिर हम लेस देन कर सकते हैं, हम ग्रेटर देन कर सकते हैं, हम लेस देन इक्वल टू कर सकते हैं, हम ग्रेटर देन इक्वल टू कर सकते हैं, और हम नॉट इक्वल टू कर सकते हैं। तो नॉट इक्वल टू हमारे पास 3 साइन है, these are all not equals to। ये जो सब मैं लिख रहा हूँ सब दिख रहा है ना सबको? यस सर। तो अब देखिए इसी क्वेरी में अगर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर डीपीटी नंबर टू 30, अगर मैं यहाँ पे लेस देन करता हूँ तो डिपार्टमेंट 30 से लेस वाले निकालेगा, मतलब 10 एंड 20 दोनों क्या करेगा, वो डिस्प्ले कर रहा है। क्लियर है? उसी में अगर मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ ग्रेटर देन 30, तो एक भी नहीं दिखाएगा क्योंकि डिपार्टमेंट 40 में एक भी एम्प्लॉय नहीं है। क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ नॉट इक्वल टू 30, नॉट इक्वल टू 30 में आपको दिखा रहा है 10 एंड 20। इसी क्वेरी को मैं चेंज करूं, मैं इसको करता हूं नॉट इक्वल टू 30, तो ये हो गया नॉट इक्वल टू 30, सेम आउटपुट आ रहा है। थर्ड आपका है विच इज कैरेट इक्वल टू, विच इज द एक्सॉर ऑपरेटर, दिस इज ऑल्सो योर नॉट इक्वल टू।
क्लियर है? तो 3 तरीके से हमने नॉट इक्वल टू किया। तो आप लोग करते जा रहे हैं साथ में कि मैं स्पीड चल रहा हूं? सर कर रहे हैं, पिछली बार भी किया था। हाँ, तो ये मैं अभी तो रिवीजन ही कर रहा हूँ, इसलिए मैं रुका नहीं था। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे चाहिए कि डिपार्टमेंट नंबर 30 में, मैं इसको ईडी कर लेता हूँ, मुझे चाहिए डिपार्टमेंट नंबर 30 का ही डिटेल चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डिपार्टमेंट नंबर इज टू 30। अब 30 में मेरे पास 6 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट 30 में जो सेल्समैन हैं, मुझे सिर्फ उन्हीं का डेटा चाहिए। क्लियर है? तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू 30 एंड जॉब दैट इज इक्वल्स टू सेल्समैन। क्लियर है? तो मैं अब यूज कर रहा हूं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स मेरे पास जो है वो है 3। पहला है एंड, दूसरा है और तीसरा है आपका नॉट। देयर एंड एंड आर बाइनरी ऑपरेटर्स एंड नॉट इज एन यूनरी ऑपरेटर। हियर यूनरी मींस इट only have one condition, whereas सर स्क्रीन फ्रीज। हाँ, क्या बोल रहे हैं? स्क्रीन सर फ्रीज हुआ था सर 2 सेकंड के लिए। हाँ चल ठीक है। अब दिख रहा है? यस सर। यस सर। तो अब हमने यहाँ पे देखा एंड ऑपरेशन। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर डीपीटी नंबर 30 और जॉब इज इक्वल टू सेल्समैन। तो ये क्या कर रहा है, डिपार्टमेंट 30 का भी दिखा रहा है और जॉब सेल्समैन है उनका भी दिखा रहा है। लेकिन अब यह प्रॉब्लम ये है कि सेल्समैन सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट 30 में है, डिपार्टमेंट 10 एंड 20 में कोई सेल्समैन है ही नहीं। तो डिपार्टमेंट 30 में जो वैल्यूज थी वही आ रही हैं। अगर मैं इसको चेंज करूं और चेंज करके मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे लिखूं इंस्टेड ऑफ सेल्समैन मैं लिखता हूं यहाँ पर मैनेजर। क्लियर है? तो मैनेजर में मैं क्या हो रहा है यहाँ पर कि डिपार्टमेंट 30 के तो पूरे 6 एम्प्लॉय आ रहे हैं, प्लस डिपार्टमेंट 10 एंड डिपार्टमेंट 20 के एक मैनेजर्स आ रहे हैं। तो 6 + 2 8 वैल्यूज मेरी क्या हो रही हैं, डिस्प्ले हो रही हैं। क्लियर है? सर इसमें केस सेंसिटिव होता है क्या, मैनेजर और सेल्समैन का जो हम लोग डेटा इकट्ठा करना चाह रहे हैं? क्या बोल रहे हो? इसमें हो रहा है ये कि डिपार्टमेंट 30 का या तो फिर जॉब मैनेजर हो। अब वो मैनेजर जो है वो डिपार्टमेंट 30 का भी हो सकता है, डिपार्टमेंट 10 का भी हो सकता है, डिपार्टमेंट 20 का भी हो सकता है। नो सर। हाँ, क्या बोल रहे वो हो? मैनेजर जो आपने लिखा है सिंगल कोट में, वो केस सेंसिटिव होता है क्या सर? हाँ, तो केस सेंसिटिव जो है आपका जो है वो एसक्यूएल क्वेरी इज नॉट केस सेंसिटिव। ये मैंने पिछले बार भी आप लोगों को बड़े बड़े अक्षरों में एक नोट लिखवाया था। नोट इज एसक्यूएल क्वेरीज आर नॉट केस सेंसिटिव बट डेटा इज केस सेंसिटिव। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मैं जो ये सेलेक्ट लिख रहा हूँ, ये आधा छोटा आधा बड़ा लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फ्रॉम लिख रहा हूँ छोटे में, इम्प्ली लिख रहा हूँ बड़े में, वेयर कंडीशन लगा रहा हूँ छोटे में, डीपीटी नंबर आधा छोटा आधा बड़ा लिख रहा हूँ इज इक्वल टू 30, तो ये मेरा क्वेरी जो है परफेक्टली चलेगा। ठीक है? अगर मैं इस क्वेरी में डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 30 की जगह मैं लिखता हूँ जॉब इज इक्वल टू मैनेजर, तो ये क्वेरी मेरी एग्जीक्यूट नहीं होगी। उसका रीजन ये है कि मतलब एग्जीक्यूट तो होगी लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा है। आउटपुट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैनेजर स्मॉल केस में डेटाबेस में है ही नहीं। मैनेजर जो डेटाबेस में स्टोर्ड है वो है कैप्स में, मतलब कैपिटल लेटर्स में है। मतलब मुझे अब यहाँ पर कैपिटल लेटर में मैनेजर लिखना पड़ेगा तभी मेरा आउटपुट आएगा। हाँ, आप कोई डाउट पूछ रहा था? यस सर। सर जो क्वेरी एडिट में कर रहा हूँ ईडी लिखने के बाद नोटपैड में, हाँ सर जब उसको मतलब सेव करने के बाद जो स्लैश लगा के जब एंटर मारते तो उसमें एक एरर दे रहा है कि इनवैलिड कैरेक्टर इन लाइन 1। इन लाइन 1 आप जो कर रहे होंगे, आप क्या कर रहे होंगे, आप ये ईडी कर रहे हैं, ठीक है? ईडी के बाद आप यहाँ पर सेमीकोलन दे रहे होंगे। यस सर। सेमीकोलन ईडी में सेमीकोलन नहीं देना है। ओके सर। ईडी में सेमीकोलन इसमें नहीं देना है क्योंकि हम बफर को चेंज कर रहे हैं। हम बफर को सेव कर दिए, अब इस बफर के कंटेंट को हमें एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए हम फॉरवर्ड स्लैश यहाँ दे रहे हैं।
ठीक है, ये फॉरवर्ड स्लैश अगर मैं दूं तो फिर से एग्जीक्यूट हो रहा है, जो बफर में एग्जीक्यूट स्टोर्ड है वो सब मेरी क्वेरीज यहाँ पे क्या हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही हैं। यस सर, ओके सर, क्लियर है यहाँ पर? यस सर। तो आप जब भी ईडी करें, ईडी में आखिरी में आपको यहाँ पर जो है सेमीकोलन नहीं देना है। अगर यहाँ पे आपने सेमीकोलन दिया तो यहाँ पे आपको एरर आएगा, इनवैलिड कैरेक्टर। ठीक है, तो ईडी करने के बाद ईडी में आपको सेमीकोलन नहीं देना है। इवन आप इसको भी हटा सकते हैं। आप पूरे क्वेरी को सिर्फ सेव कीजिए और सेव करने के बाद उसको एग्जीक्यूट कीजिए। क्लियर है? यू कैन ऑल्सो राइट रन। अगर आप रन लिखते हैं तो आप क्या करते हैं कि आपकी जो क्वेरी है वो क्वेरी भी डिस्प्ले करेगा, उसका आउटपुट भी डिस्प्ले करेगा। मतलब बफर में जो क्वेरी स्टोर्ड है वो क्वेरी भी आपकी क्या हो रही है, डिस्प्ले हो रही है। क्वेरी इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपी वेयर जॉब इज इक्वल्स टू मैनेजर, और उसका आउटपुट भी डिस्प्ले कर रहा है। इन शॉर्ट यू कैन ऑल्सो राइट आर। जैसे आप आर लिखेंगे तो आपके जो बफर में कंटेंट है वो कंटेंट शो भी करेगा, उसको वो एग्जीक्यूट भी करके उसका आउटपुट भी आपका क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। क्लियर है सबको? यस सर। यहां तक किसी को कोई डाउट? मैं स्पीड तो नहीं जा रहा हूं? नो सर। नो सर। नहीं ना? अच्छा, एक मिनट रुक जाएंगे। तो अपन यहाँ थे कहाँ पे थे हम लोग? स्ट्रिंग को मैच कर रहे थे। ठीक है, तो स्ट्रिंग मैचिंग के लिए हमें कैप्स में अगर स्टोर है तो कैप्स में ही रखना पड़ेगा, स्मॉल में स्टोर है तो स्मॉल में ही हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेरी को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में हम लोग ने एंड देखा, हमने और देखा। अब हम अगर लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर जॉब इज नॉट इक्वल टू मैनेजर, तो हम यहां से लिख रहे थे नॉट इक्वल्स टू मैनेजर। ये पूरे 11 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। मैं इसको अगर चेंज करके मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ नॉट इक्वल्स टू का जो सेकंड साइन है जो हम सी और C++ में यूज करते हैं, इसमें भी सेम आउटपुट आ रहा है। हम यहाँ पे लिखते हैं कैरेट इक्वल्स टू विल ऑल्सो गिव द सेम आउटपुट। सिमिलरली आई कैन ऑल्सो राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपी वेयर जॉब इज इक्वल्स टू मैनेजर, और इस वेयर के पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ नॉट। नॉट करके आप चाहें तो इसको इनक्लोज कर दें। तो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो नॉट जॉब इज इक्वल्स टू मैनेजर को आपने क्या कर दिया, निगेट कर दिया। निगेट करने से वो नॉट इक्वल टू हो गया। हाँ, डाउट पूछ रहा था कोई? सर हेलो सर, एक हाँ। अंकित रेजा वो गलती से डिस्कनेक्ट हो गया, वो कनेक्ट होना चाह रहा है। तो कनेक्ट हो जाए ना, क्या दिक्कत है? नहीं हो पा रहा है क्या? ऑटो कनेक्ट पे सर अंकित तलरेजा कनेक्ट होना नहीं हो चाह पा रहा है क्या कनेक्ट? तो वो बोल रहे हैं नहीं हो पा रहा है। हाँ सर, मैसेज तो मेरे किया, पास नहीं हो तो पा ऐसी रहा कोई है। रिक्वेस्ट नहीं आई है उसकी। उसको बोलो फिर से ज्वाइन करेगा। यस सर, मैसेज किया हूँ। थोड़ी देर पहले तो आया था लेकिन वो चलिए वो आते रहेगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रतीक साहू भी चला गया। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नॉट इक्वल टू तक हमारा हो चुका है। सर एक डाउट है सर। हाँ, डाउट पूछेंगे सर जैसे डिपार्टमेंट नंबर है, अगर हमको फेच करना है कि इस डिपार्टमेंट में कौन सी जॉब है, तो किस तरीके से करेंगे सर? अगर ऐसा करेंगे तो मल्टीपल टाइम सेल्समैन दे देगा, वो मल्टीपल टाइम क्लर्क दे देगा। हाँ, अभी वो धीरे धीरे मैं सब पे आ रहा हूँ मैं।
आपके जो क्वेरी है वो ये है कि आप अगर लिखते हैं सेलेक्ट ईएमपी नंबर फ्रॉम ईएमपी, ये दिखा रहा है आपको 14 वैल्यूज, क्योंकि डिपार्टमेंट में सॉरी ईएमपी टेबल में जो है 14 वैल्यूज हैं और ये सारी आपको डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिल रही हैं, ठीक है, क्योंकि ईएमपी नंबर सबका डिस्टिंक्ट है। लेकिन अगर आप लिखते हैं इसी क्वेरी में सेलेक्ट जॉब फ्रॉम ईएमपी, तो भी ये 14 वैल्यूज दिखा रहा है, लेकिन इसमें क्या है, सेल्समैन रिपीट कर रहा है, मैनेजर रिपीट कर रहा है, एनालिस्ट भी रिपीट कर रहे हैं। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डिस्टिंक्ट वैल्यूज। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट जॉब फ्रॉम ईएमपी। ये छोटा तो नहीं दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करूं क्या? नहीं सर, अगर आप दिख लोगों रहा को है, तो क्लियर है ना? नहीं तो आप Yes. चाहें तो मैं इसको मैं बड़ा कर सकता हूँ इतना, ठीक है। तो ये देखिए सेलेक्ट डिस्टिंक्ट जॉब फ्रॉम ईएमपी, इट विल डिस्प्ले ऑल द डिस्टिंक्ट वैल्यूज। अब डिस्टिंक्ट वैल्यूज निकाल के दिखाया आपने, तो आपने लिखा है क्लर्क आपको एक ही बार दिखेगा, सेल्समैन आपको एक ही बार दिख रहा है, प्रेसिडेंट आपको एक ही बार दिख रहा है, मैनेजर एनालिस्ट सब आपको एक एक बार दिख रहे हैं। क्लियर है? सिमिलरली यू Yes, कैन sir. ऑल्सो राइट यूनिक, बट दिस यूनिक ओनली वर्क्स फॉर ओलेकर। अदर डीबीएमएस में ये यूनिक काम नहीं करेगा। क्लियर है? लेकिन डिस्टिंक्ट आपको हर जगह काम करेगा, इसलिए डिस्टिंक्ट आपको याद रखना है कि सेलेक्ट डिस्टिंक्ट जॉब फ्रॉम ईएमपी। अब इस डिस्टिंक्ट में क्या होता है, एक चीज और है। अगर मैं लिखता हूं सेलेक्ट जॉब कॉमा लेट्स सपोज सेलेक्ट, एक मिनट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी करते हैं पहले। हाँ, तो हम निकाल रहे हैं पहले जॉब कॉमा, उसके बाद मैं लिख रहा हूं ई नेम, या मैं लिखता हूं जॉब कॉमा डीपीटी नंबर फ्रॉम ईएमपी। क्लियर है? तो अगेन ये आपको 14 वैल्यूज दे रहा है, पहले जॉब टाइटल दिखा रहा है, फिर डीपीटी नंबर दिखा रहा है। क्लियर है? अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, ईडी करके इसके सामने लगा देता हूं मैं डिस्टिंक्ट। तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि डिस्टिंक्ट आपको एक ही बार लगाना है, आपको ऐसे नहीं लगाना है कि यहाँ भी डिस्टिंक्ट लगा दिए, यहाँ भी डिस्टिंक्ट लगा दिए। क्लियर है? ये आपकी क्वेरी जो है मेरे ख्याल से एग्जीक्यूट नहीं करेगी, नहीं कि आपको जो डिस्टिंक्ट है वो एक ही बार लगाना है। तो ये क्या करेगा, पूरे के पूरे सेट में काम करता है। मतलब जॉब और डीपीटी नंबर इनका जो कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन क्या करेगा, डिस्टिंक्ट करेगा। तो मैनेजर 20 एक ही बार था, मैनेजर 10 एक ही बार था, मैनेजर 30 एक ही बार था, क्योंकि तीनों डिपार्टमेंट में एक एक ही मैनेजर है। क्लियर है? लेकिन सेल्समैन एक ऐसा जॉब है जो डिपार्टमेंट 30 में ही है, तो वो सेल्समैन 30 की एक ही रो आ रही है, जबकि पहले सेल्समैन की 4 रोस आ रही थी। देखिए 1 2 3 और 4, ये 4 रोस आ रही थी पहले, लेकिन अभी जो है वो सेल्समैन की सिर्फ एक ही रो आ रही है। तो जो पूरा सेट है जॉब एंड डीपीटी नंबर, दोनों के सेट को क्या करता है, डिस्टिंक्ट करता है। क्लियर है? मतलब उनमें जो भी डुप्लीकेट्स हैं वो क्या करेगा, वो एक ऑकरेंस को क्या करेगा, उसको रिमूव कर देगा आपके रिजल्ट से। क्लियर है? तो आपका जो डाउट था वो डाउट ये था कि सेलेक्ट जॉब फ्रॉम ईएमपी वेयर डीपीटी नंबर दैट इज इक्वल टू, अगर मैं 30 लिख रहा हूं तो इसमें सेल्समैन आपका जो है रिपीट कर रहा है, आपको चाहिए एक ही बार। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिस्टिंक्ट, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट जॉब फ्रॉम ईएमपी वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू 30। तो ये डिस्टिंक्ट जॉब प्रेजेंट इन डिपार्टमेंट 30 है। सेलेक्ट द डिस्टिंक्ट जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू 30। क्लियर है? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये डिस्टिंक्ट भी एक टॉपिक हो गया हमारा, यहाँ पे हम लिख देते हैं डिस्टिंक्ट, जिसको हम यूनिक से भी हम क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं ओरेकल में। ठीक है? हाँ, तो अब आगे नेक्स्ट में आ जाते हैं। तो क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं इसको, हम वापस आ जाते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। हाँ, अब इस पे देखिए आपके पास जो है जो नंबर डेटा है, वो नंबर डेटा तो आपने डायरेक्टली सर्च कर लिया, आपने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर डीपीटी नंबर दैट इज इक्वल टू 10। क्लियर है? और अगर आपको स्ट्रिंग डेटा सर्च करना था तो आपने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर जॉब इज इक्वल टू मैनेजर।
ठीक है, तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 10 को जब मैंने सर्च किया तो मैंने डायरेक्टली 10 लिख दिया, लेकिन जब मैनेजर को मैंने सर्च किया तो मुझे सिंगल कोट्स यूज करने पड़े। ठीक है, तो स्ट्रिंग जब भी मैं सर्च करूंगा तो उसको मैं सिंगल कोट्स में इनक्लोज करूंगा, मैं यहाँ पे डबल कोट्स इनक्लोज नहीं करूंगा। ये एक ध्यान रखेंगे, डबल कोट्स में मेरा आएगा एरर। क्लियर है? प्लस जो आपके न्यूमेरिक डेटा है उसमें मैं सिंगल कोट्स यूज करूं या नहीं करूं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैं यहाँ पर सिंगल कोट्स में भी 10 लिख सकता हूं, जैसे मैंने यहाँ पर सिंगल कोट्स में 10 लिखा है वैसे यहाँ मैंने बिना कोट्स के 10 लिख दिया है, दोनों में आउटपुट मेरा जो है वो सेम आ रहा है। क्लियर है? प्लस अब यहाँ पे एक हायर डेट कॉलम है। ठीक है, अब हायर डेट कॉलम जो है उसमें जो डेटा स्टोर्ड है वो सारे डेट वैल्यूज हैं। ठीक है, तो अब डेट वैल्यूज हैं तो मुझे क्या करना है, मुझे कोई पर्टिकुलर डेट की वैल्यूज को निकालना है। मतलब मुझे निकालना है कि 1 मई 81 को कौन ज्वाइन किया है। ठीक है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा सेलेक्ट, मैं स्टार लिख लेता हूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर हायर डेट दैट इज इक्वल टू, मुझे यहाँ पे भी सिंगल कोट्स यूज करना पड़ेगा फॉर दी डेट डेटा टाइप। ठीक है, तो अब यहाँ मुझे यहाँ पे वैल्यू क्या देनी है, 01 मई 81। तो ये आपको दिखा रहा है जो 1 मई 81 को ज्वाइन किया है वो बंदा आपको क्या दिखा रहा है, दिखा दे रहा है। अब मुझे इसमें से सारी डिटेल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उस बंदे का, उस एम्प्लॉय का मुझे क्या चाहिए, नाम चाहिए। तो मैं क्या लिखा, सेलेक्ट ईनेम फ्रॉम एम्प्टी वेयर हायर डेट इज इक्वल टू 01 मई 81। तो जहां आप डेट वैल्यू की बात करते हैं तो डेट वैल्यू में भी आपको क्या यूज करना है, आपको सिंगल कोट्स यूज करना है। क्लियर है? और अगर मैं इसमें सिंगल कोट्स, इसमें अगर मैं लेस देन ग्रेटर देन यूज करना चाहूं तो आई कैन ऑल्सो यूज लेस देन ग्रेटर देन, जो भी हम यूज कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टार कर रहा हूं ताकि आपको वैल्यूज भी दिखाई दें। तो मैंने लेस देन 81 किया तो देखिए मई से पहले वाले जितनी वैल्यूज हैं 80 क्या गई हैं, फरवरी अप्रैल 81, मतलब मई के पहले वाले उसका आपको क्या कर रहा है, दिखा रहा है। क्लियर है? सो ये हो गया आपका हायर डेट इज लेस देन 01 सर आपकी क्या आवाज आ रही है? क्या बोल रहे हो? हेलो सर आपकी कट की आवाज आ रही है सर। हेलो सर, सर आपकी कट की आवाज आ रही है सर। आवाज तो क्लियर है सर, आवाज ठीक आ रही है, आप क्लियर है सर, आप क्लियर है। अभी क्लियर है ना? तो जहां भी दिक्कत होगा बता देना मेरे को। यस सर। तो ये हो गया हमारा लेस देन। सिमिलरली हम यहाँ पे ग्रेटर देन भी यूज कर सकते हैं। जो डेटा हम न्यूमेरिक और उसमें यूज कर रहे थे वो सब हम इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो डेट को सर्च करना है तो हमें सिंगल कोट यूज करना है, प्लस हमें जो फॉर्मेट यूज करना है वो फॉर्मेट यही यूज करना है। फॉर्मेट इज ओरेकल्स डेट फॉर्मेट, ओरेकल्स डेट फॉर्मेट इज dd-mon-yy। दैट मीन्स पहले आपको देना है dd मीन्स डेट वैल्यू देनी है कि कौन सी डेट है आज, फिर देना आपको मंथ वैल्यू, और मंथ वैल्यू आपको देनी है mon मतलब जैसे आज की डेट अगर हम बोलें तो हम लें 15 जुलाई 2020 या 20 भी हम लिख सकते हैं। क्लियर है? हम 2020 भी लिख सकते हैं, हम 20 भी लिख सकते हैं, तो ये दिस इज एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर मैं लिखता हूं 15/07/2020 तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेड। फिलहाल ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसके लिए हमें डेट फंक्शंस पढ़ने पड़ेंगे जो हम लैब 3 लैब 4 में पढ़ेंगे। ठीक है, लैब 3 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लैब 3 का कॉन्सेप्ट कंटेंट था, लेकिन अब हो जाएगा लैब 4। कोई डाउट था? मंथ है वो, उसमें हम कभी कैपिटलाइज में लिख रहे हैं तो ये केस सेंसिटिव नहीं होता क्या, जो डेट का वो नहीं जैसे बाकी डेटा थे? नहीं, ओके, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ मैं कैपिटल में भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे कैपिटल में भी और स्मॉल दोनों में लिख सकता हूँ। क्लियर है? बिकॉज दिस इज द डेट वैल्यू। ठीक है, डेट, हाँ, इन ऑपरेटर में मंथ को डिक्लेयर करना है सर। 3 अल्फाबेट में मंथ लिखना है कि 4 में? नहीं, 3 में भी लिख सकते हैं और 4 में भी लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से नहीं, 3 में ही लिखना पड़ेगा, 4 में नहीं। ये मैंने गलत लिखा है यहाँ पर, यहाँ पे JULE आना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे देखिए सारी वैल्यू आपको 3 अल्फाबेट में ही दिख रही है। क्लियर है? तो 3 में ही लिखना है, 4 में नहीं लिखना है। मैंने यहाँ पे गलत लिखा था।
चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। तो हम आ जाते हैं, हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार, पहले इसको क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं। तो अब देखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, ये हमारी टेबल हो गई। हम लिखते हैं यहाँ पर कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर डीपीटी नंबर दैट इज इक्वल टू 10। तो डिपार्टमेंट 10 के एम्प्लॉय दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 20, तो ये दिखा रहा है डिपार्टमेंट नंबर 20 के एम्प्लॉय। ठीक है, अगर मैं चाहूं कि मुझे एक क्वेरी चाहिए जिसमें मुझे डिपार्टमेंट 10 और 20 दोनों डिस्प्ले करे, तो क्वेरी क्या होनी चाहिए, कोई बताएगा मुझे? वेयर डिपार्टमेंट इन 10, 20। वेरी गुड। तो यहाँ पे होना चाहिए अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं अभी के हिसाब से, और डीपीटी नंबर दैट इज इक्वल टू 20, मतलब डिपार्टमेंट नंबर 10 और डिपार्टमेंट इक्वल टू 20। तो ये हमारा हो गया डिपार्टमेंट 10 और डिपार्टमेंट 20 दोनों के वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है। इस क्वेरी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं जो अभी आपने कहा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर डिपार्टमेंट नंबर इन, और इन करके मैं सेट ऑफ वैल्यूज दे रहा हूं। तो मैंने दिया 10 एंड 20, तो दोनों की वैल्यू का क्या करेगा, वो आपको निकाल के दिखाएगा। तो यहां मैंने क्या किया, एक सेट दिया, उस सेट की जो भी वैल्यूज मैच करेगी उस पर्टिकुलर वैल्यूज की वैल्यू को, उस पर्टिकुलर रोज को क्या करेगा, वो डिस्प्ले करेगा। क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं नॉट इन, तो नॉट इन मीन्स 10 एंड 20 ये दोनों छोड़कर अब सिर्फ 30 का ही वो क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। क्लियर है? तो ये क्या कर रहा है, सेट वैल्यूज यूज कर रहा है। इन सेट के वैल्यूज को लेना है, इन सेट वैल्यूज को नहीं लेना है। ठीक है, इन एंड नॉट इन। तो अगर मैं मल्टीपल वैल्यूज यूज कर रहा, अगर मैं सिंगल इक्वालिटी मुझे चाहिए, मुझे सिंगल इक्वालिटी टेस्ट करनी है, तो मैं क्या यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा इक्वल टू ऑपरेटर। और अगर मुझे मल्टीपल वैल्यूज को लेना है, क्लियर है, तो मल्टीपल वैल्यूज के लिए मैं क्या यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा आइदर और ऑपरेटर और मल्टीपल कंडीशंस, या फिर मैं यूज करूंगा इन ऑपरेटर। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा इन एंड नॉट इन। सिमिलरली ये इन नॉट इन में आप क्या कर सकते हैं, आप जॉब टाइटल्स भी निकाल सकते हैं, वेयर जॉब इन, और इन करके मैं क्या कर रहा हूं, मैं दे रहा हूं मैनेजर कॉमा क्लर्क कॉमा एनालिस्ट। तो मैनेजर, क्लर्क और एनालिस्ट ये तीनों क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए मैनेजर्स आ रहे हैं, क्लर्क आ रहे हैं, मैनेजर्स आ रहे हैं और एनालिस्ट की डिटेल्स आ रही हैं। बाकी सेल्समैन की और प्रेसिडेंट की डिटेल इसमें नहीं आ रही है। क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं इसी में लगा दूं नॉट इन, तो नॉट इन लगाने से क्या होगा कि मैनेजर, क्लर्क और एनालिस्ट छोड़ के अब आपको सिर्फ सेल्समैन और प्रेसिडेंट का ही दिखा रहा है। क्लियर है? तो ये इन और नॉट इन ये इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं। अभी हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं, आगे चल के हमें इसको सब क्वेरीज में यूज करना है। जब हम लोग सिंगल रो सब क्वेरी छोड़कर हम मल्टी रो सब क्वेरी में आते हैं, तो हमें इन और नॉट इन कॉन्सेप्ट इक्वालिटी और नॉन इक्वालिटी के लिए यूज करना पड़ता है, जो हम पढ़ेंगे लैब 5 में। क्लियर है? तो हो गया ये नॉट इन एंड नॉट इन। हाँ, एनी डाउट? एनी डाउट? हेलो? नो सर, नो डाउट। ओके, कंटिन्यू करें। तो आगे अपन इन एंड नॉट इन हम पढ़ चुके हैं। अब अगर हम आगे देखते हैं, हम करते हैं क्लियर स्क्रीन, हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। अब यहाँ पर देखते हैं कि एक वैल्यूज देखते हैं हम लोग, सैलरी। सभी डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉय को सैलरी मिल रही है कुछ। अगर मुझे चाहिए कि ऐसे एम्प्लॉय की डिटेल चाहिए जिनकी सैलरी 1000 से ज्यादा है, तो मैं क्या लिखूंगा, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 1000। तो ऐसे एम्प्लॉयज की डिटेल्स निकाल रहा है जिनकी सैलरी क्या है, 1000 से ज्यादा है। ठीक है? अगर मुझे चाहिए कि ऐसे एम्प्लॉय की डिटेल चाहिए जिनकी सैलरी 1000 से कम है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस देन 1000। ये हो जाएगा लेस देन 1000 जिनकी भी सैलरी, उनकी डिटेल्स निकाल के दिखा रहा है। ठीक है? सिमिलरली आई कैन ऑल्सो राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर, अब मैं चाहता हूं कि ऐसे एम्प्लॉय की डिटेल चाहिए
जिनकी सैलरी 2000 से 3000 के बीच में है, जिसमें 2000 भी इंक्लूड होना चाहिए, 3000 भी इंक्लूड होना चाहिए। क्लियर है? मतलब जिसकी सैलरी 2000 है वो भी डिस्प्ले होना चाहिए, जिसकी सैलरी 3000 है उसकी भी डिस्प्ले होनी चाहिए, जिनकी सैलरी 2000 और 3000 के बीच में है वो भी मेरा डिस्प्ले होना चाहिए। तो एक तरीका है कि हम लिखें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2000 एंड सैलरी इज लेस देन एंड इक्वल टू 3000। देखिए यहाँ पर 3000 वाला डिस्प्ले हो रहा है, 2000 किसी की सैलरी है ही नहीं इसलिए उसका डिस्प्ले नहीं कर रहा है, लेकिन 2000 से 3000 के बीच में जो 3 रोस हैं वो भी आपके डिस्प्ले कर रहा है। क्लियर है? दिस क्वेरी कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी बिटवीन, और बिटवीन करके हम क्या कर देंगे, लोअर बाउंड देंगे एंड, और फिर हम देंगे अपर बाउंड। सो लोअर बाउंड इज 2000, अपर बाउंड इज 3000। क्लियर है? तो हम जो क्वेरी में देख रहे हैं, नया हम देख रहे हैं, वो देख रहे हैं हम रेंज सर्चिंग। इस टॉपिक का नाम है रेंज सर्चिंग। हम एक रेंज के डेटा हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिख रहे हैं बिटवीन लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। तो इसमें लोअर बाउंड हमेशा अपर बाउंड से लेस होना चाहिए, अदरवाइज ये क्वेरी आपकी जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं, ईडी करता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर सैलरी बिटवीन 3000 एंड 2000, तो इसमें आउटपुट आएगा ही नहीं, क्योंकि लोअर बाउंड आपका जो है वो अपर बाउंड से बड़ा है, तो ये क्वेरी जो है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। क्लियर है? सो दिस क्वेरी एंड दिस क्वेरी बोथ आर सेम। तो हम चाहें तो हम बिटवीन भी लगा सकते हैं, हम चाहें तो एंड करके और 2 कंडीशन भी लगा सकते हैं। तो जो 2 कंडीशन रहेगी वो दोनों सेम कॉलम पे है, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको बिटवीन से यूज कर रहे हैं। क्लियर है? तो दिस टॉपिक इज नोन एज रेंज सर्चिंग। हम किसी पर्टिकुलर रेंज के डेटा को क्या कर रहे हैं, निकाल के दिखा रहे हैं। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे निकालना है कि इस एज और इस एज के ग्रुप में क्या डेटा है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, वेयर एज बिटवीन, और बिटवीन करके लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड मुझे देना पड़ेगा, तब उस एज, दोनों एज के बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं वो क्या करेगा, उन रोज को निकाल के वो देगा आपका। क्लियर है? सो दिस इज रेंज सर्चिंग। रेंज सर्चिंग आपकी जो होती है वो होती है जनरली नंबर डेटा टाइप में। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, हम इसको क्लियर करते हैं। हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। तो यहाँ पर एक कॉलम है जिसका नाम है ई नेम। तो ई नेम में देखिए आपको कुछ वैल्यूज दिखा रही हैं, 14 वैल्यूज दिखा रही हैं। नेम्स ऑफ द एम्प्लॉइज आर स्मिथ, एलन, वार्ड, जोन्स, मार्टिन, ऐसे कुछ नेम्स दिखा रहे हैं। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए स्मिथ का डेटा। तो मैं क्या लिखूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर ई नेम दैट इज इक्वल टू कैपिटल लेटर्स में स्मिथ। क्यों कैपिटल में? क्योंकि डेटाबेस में क्या है, कैपिटल में स्टोर्ड है। तो मैंने यहाँ लिखा है ई नेम इज इक्वल टू स्मिथ, तो ये स्मिथ का डेटा निकाल के दिखा दिया आपको। ठीक है? तो सिंपल क्वेरी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपी वेयर ई नेम दैट इज इक्वल टू, और मुझे क्या देना है, स्मिथ। ठीक है? अब मैं चाहता हूं कि ऐसे एम्प्लॉय की डिटेल मिले जिसका नेम कैपिटल एस से स्टार्ट हो रहा हो। ठीक है? कैपिटल एस से स्टार्ट हो रहा हो, फिर एंड किसी से भी हो, या सेकेंड लेटर कोई भी हो, थर्ड लेटर कोई भी हो, कितने भी कैरेक्टर का हो, लेकिन स्टार्ट किससे हो, स्टार्ट आपका हो वो कैपिटल लेटर्स एस से। तो मुझे लिखना पड़ेगा ई नेम वेयर ई नेम लाइक, और लाइक करके कैपिटल एस से मैंने स्टार्ट किया, स्टार्ट करके मैंने क्या दिया, परसेंटेज दिया। सो दिस इज नोन एज, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम पैटर्न सर्चिंग। हम क्या कर रहे हैं, पैटर्न्स को सर्च कर रहे हैं। तो जो पैटर्न सर्च करेंगे तो हमें यूज करना पड़ेगा लाइक ऑपरेटर, और लाइक ऑपरेटर करके मैंने लिखा है अभी एस परसेंटेज। तो यहाँ पर 2 वाइड कैरेक्टर्स होते हैं, एक होता है परसेंटेज जो होता है मल्टीपल कैरेक्टर्स को डिस्कार्ड करने के लिए। ठीक है? तो मल्टीपल कैरेक्टर्स मुझे अगर डिस्कार्ड करने हैं तो मैं यूज कर रहा हूँ, क्या यूज कर रहा हूँ मैं, परसेंटेज। और अंडरस्कोर जो यूज करूंगा वो क्या होगा, सिंगल कैरेक्टर को क्या करेगा, वो डिस्कार्ड करेगा। क्लियर है? तो अभी हम देख रहे हैं मल्टीपल कैरेक्टर्स, क्योंकि मुझे
पहला कैरेक्टर मेरे को चाहिए कैपिटल एस, उसके बाद आगे कोई भी कैरेक्टर हो मुझसे कोई मतलब नहीं है, मैं उसको डिस्कार्ड कर दूंगा। क्लियर है? तो उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो ये दिखा दिया आपको स्मिथ एंड स्कॉट, 2 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनका नेम मेरा कैपिटल एस से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं चाहूं कि मेरा नेम कैपिटल एस से टर्मिनेट हो, तो ये कैपिटल एस को मुझे स्टार्ट से हटा के क्या करना पड़ेगा, आखिरी में रखना पड़ेगा। मतलब लास्ट कैरेक्टर इज कैपिटल एस, उसके आगे कितने भी कैरेक्टर्स हों, कोई भी कैरेक्टर्स हो, मुझे कोई मतलब नहीं। क्लियर है? तो ये आपको दिखाएगा एडम्स, जोन्स एंड जेम्स, 3 ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनका जो लास्ट लेटर है वो क्या है, कैपिटल एस है। और अगर मैं चाहता हूं कि मेरे नेम में कैपिटल एस होना चाहिए, फिर चाहे वो स्टार्ट में हो, चाहे वो एंड में हो, चाहे वो मिडिल में हो, तो मुझे लिखना पड़ेगा परसेंटेज कैपिटल एस परसेंटेज। मतलब स्टार्ट में भी कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, एंड में भी कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं, और बीच में मेरा कहीं ना कहीं पर कैपिटल एस होना चाहिए। ठीक है? मतलब स्टार्ट में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो नेम्स हैं वो या तो स्टार्ट में है या तो एंड में है, कहीं भी बीच में नहीं है। अगर मैं बीच का देखूं तो यहाँ पर मेरे पास एम दिख रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करके कर दूं मैं एम, तो एम में मेरे पास कुछ नेम्स हैं। फॉर एग्जांपल स्मिथ, स्मिथ में बीच में है, मार्टिन, मार्टिन में लेफ्ट में है, एडम्स, एडम्स में भी बीच में है, जेम्स में भी बीच में है, मिलर में स्टार्टिंग में है, और एंड में एक ऐसा भी नाम नहीं जिसमें एंड में कैपिटल एम हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक पैटर्न सर्च कर रहा हूँ, और पैटर्न मैंने क्या किया, स्पेसिफाई किया है लाइक क्वेरी में। तो लाइक क्वेरी मैंने लिखा और फिर मैंने एक पैटर्न दिया कि इस पैटर्न को मुझे क्या करना है, सर्च करना है। तो ये पैटर्न सर्चिंग जनरली हमें किसमें करनी है, हमें यूज करनी है स्ट्रिंग टाइप के डेटा टाइप में या स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज में। क्लियर है? अब इसमें हमने एक वाइल्ड कैरेक्टर देख लिया जिसमें हमने देखा परसेंटेज। दूसरा वाइल्ड कैरेक्टर देखते हैं। तो अब हम देखते हैं, हम पहले लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। तो यहाँ पे देखिए क्वेरी में आपको आउटपुट दिख रहा है नेम्स। तो नेम्स में देखिए, अगर मैं चाहता हूं कि ऐसा एम्प्लॉय सर्च कीजिए जिसका सेकंड कैरेक्टर क्या हो, कैपिटल आई होना चाहिए। ठीक है? तो सेकंड कैरेक्टर जो है वो, तो मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एमपी वेयर ई नेम लाइक, लाइक करके मुझे सेकंड कैरेक्टर तक जाना है। मतलब फर्स्ट कैरेक्टर मुझे डिस्कार्ड करना है, डिस्कार्ड करने के लिए मैंने लगाया अंडरस्कोर, पहला कैरेक्टर मेरा डिस्कार्ड हो गया। फिर मैंने लगाया सेकंड कैरेक्टर शुड बी कैपिटल आई, तो कैपिटल आई होना चाहिए, और उसके बाद मैंने लगा दिया परसेंटेज कि उसके बाद कैरेक्टर हो या ना हो, कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, उनको मैंने क्या किया, डिस्कार्ड कर दिया। सो दिस इज द क्वेरी फॉर डिस्प्लेइंग एम्प्लॉय हुज सेकंड लेटर शुड बी कैपिटल आई। क्लियर है? क्लियर है? तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 नेम लिखूं, अगर मैं लिखता हूं पहला नेम दिनेश और दूसरा नेम अगर लिखता हूं मैं दीपेश, इन दोनों पर्टिकुलर, अगर ये दोनों स्ट्रिंग मेरे एम्प्लॉइज में हैं, ठीक है, अगर मुझे इसको दोनों एम्प्लॉइज को सर्च करना है तो इन दोनों एम्प्लॉइज में मेरे डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिर्फ एक ही कैरेक्टर का है, वो क्या है, एन और पी का। तो अगर मुझे निकालना है क्वेरी तो मुझे लिखना पड़ेगा सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम ईएमपी वेयर ई नेम लाइक, और पहला कैरेक्टर शुड बी कैपिटल स्मॉल डी, सेकंड कैरेक्टर शुड बी आई, थर्ड कैरेक्टर मुझे क्या करना है, डिस्कार्ड कर देना है। चाहे वो ई हो, चाहे वो एन हो, चाहे वो पी हो, चाहे वो ई हो, चाहे वो जेड हो, कुछ भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट फोर्थ कैरेक्टर शुड बी ई, नेक्स्ट कैरेक्टर शुड बी एस, लास्ट कैरेक्टर शुड बी एच। So this is the query to generate these 2 values. ठीक है? इसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर का डिफरेंस था, उस कैरेक्टर को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, डिस्कार्ड कर दिया है। क्लियर है? तो सिंगल कैरेक्टर को डिस्कार्ड करने, हाँ बोलिए बोलिए सर। अगर डेटा में ही अंडरस्कोर रहेगा, फिर डेटा में अंडरस्कोर हम जनरली स्टोर करते नहीं है, और अगर रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो लाइक क्वेरी नहीं, फिर आपको इक्वल टू क्वेरी लगानी पड़ेगी। क्लियर है? मान के चलो अगर आपने डी आई और अंडरस्कोर ई एस एच स्टोर किया हुआ है तो आपको डायरेक्टली लिखना है ई नेम दैट इज इक्वल टू डी आई अंडरस्कोर ई एस एच। सिंपल है। क्लियर है? ओके सर।
तो अब अगर मैं एक क्वेरी पूछूं, एक क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन ये पूछता हूं कि ऐसे एम्प्लॉय के नेम निकाल के दिखाइए जिनके लेंथ ऑफ द ई नेम है वो 4 कैरेक्टर्स होने चाहिए। कैसे बनाएंगे? बेस्ड ऑन टुडेस नॉलेज कैसे बनाएंगे? सर 4 अंडरस्कोर डाल देंगे। वेरी गुड। मतलब मुझे क्या लिखना है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर ई नेम लाइक फर्स्ट कैरेक्टर कोई भी होना चाहिए, दूसरा भी कुछ भी होना चाहिए, तीसरा भी कुछ भी होना चाहिए, चौथा भी कुछ भी होना चाहिए, लेकिन 4 के बाद मेरा एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए। तो आपके 3 एम्प्लॉय ऐसे हैं, वार्ड, किंग एंड फोर्ड, जिसमें 4 कैरेक्टर्स हैं। क्लियर है? तो 4 कैरेक्टर के लिए मैंने क्या किया? 4 अंडरस्कोर यहाँ पे मैंने यूज किया। क्लियर है? सो दिस इज पैटर्न सर्चिंग। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट? रेंज सर्चिंग, पैटर्न सर्चिंग, एनी डाउट? सर परसेंटेज वाले ऑपरेटर में मल्टीपल इनपुट दे सकते हैं क्या? मल्टीपल इनपुट? यस सर। मल्टीपल इनपुट मींस? मतलब S%S ताकि शुरुआत भी S से हो, एंड में भी S से और बीच में भी कोई S रहे, ऐसा। अच्छा, एक मिनट, क्या बोला आपने? स्टार मतलब परसेंटेज एस, फिर परसेंटेज, फिर एस। यस सर। है ना? बस Yes, sir. इतना ही ना? बस इतना ही ना? यस सर। अगर मैं ये लिख रहा हूं, इससे अच्छा मैं ऐसा नहीं लिखूं, स्टार एस। ठीक है, लिख सकते हैं इसको भी, इसको भी लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? इसमें क्या करेगा? कितने भी कैरेक्टर डिस्कार्ड करेगा, फिर एस निकालेगा, फिर कितने भी कैरेक्टर डिस्कार्ड करेगा और फिर एस निकालेगा। ठीक है, मतलब इसमें क्या हो रहा है? आपका 2 एस होने चाहिए आपके नेम में, वो निकाल रहा है। फिर चाहे वो एस बीच में हो और आखिरी में एस होना चाहिए, वो नेसेसरी कर दिया है आपने, क्योंकि एस से आपने टर्मिनेट किया है उसको। क्लियर है? यस सर। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये देखिए फिर से टेबल डिस्प्ले किया हूँ। तो टेबल में देखिए पहला जो कॉलम है ईएमपी नंबर, उसमें 14 वैल्यूज हैं, इसमें भी 14 वैल्यूज हैं, इसमें भी 14 वैल्यूज हैं, इसमें आपको 13 वैल्यूज मिल रही है, एक वैल्यू नहीं मिल रही है। ठीक है, क्यों नहीं मिल रही है? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? सर डेटा में नहीं होगी। डेटा में नहीं होगी। और कोई आंसर? सर नल। सर प्रेसिडेंट है वो। सर नल है। नल है। तो नल क्यों है वहां पर? जहां पर वैल्यू नहीं डालनी होती वहां पर नल डाल देते हैं तो उसमें दिखाता नहीं है। जहां पर वैल्यू नहीं डालनी रहती है तो वहां पर हम नल डाल देते हैं। ठीक है, और कोई आंसर? नल वैल्यू कहीं और भी आपको दिख रही है, वो है कमीशन। दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। तो अब आ जाते हैं, थोड़ा मैं अब वर्ड स्टार्ट कर देता हूं। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछिए। कि जैसे आप बोल रहे हो कि जहाँ पे वैल्यूज नहीं डालते वो नल हो जाती है। नहीं अगर नहीं, मैं ऐसा नहीं होता है, मैं वन नल ही पढ़ने वाले। हाँ आप नहीं, पूछिए। क्योंकि अगर मैं स्पेसेस डाल दूंगा तो वो भी सेम वैल्यू करेगा जितना अगर वो वैल्यू नहीं होगी। अगर मैं 4 स्पेसेस डाल दूं और फिर वो टेबल को शो करूं तो वो देखेगा तो उसमें वैल्यू है ही नहीं एक तरीके से, और एक तरीके से मैं कैरेक्टर स्टोर कर रहा हूँ उसके अंदर। तो फिर वो उसको ऐसा नल लेता है कि वही वैसे ही कैरेक्टर ले लेता है अगर मैं स्पेस दे रहा हूँ तो? चलो देखते हैं, पहले तो देखते हैं नल वैल्यू होती क्या है। नल इज एन स्पेशल वैल्यू। ठीक है, नल इज एन स्पेशल वैल्यू विच इज नॉट अ जीरो, मतलब ये जीरो नहीं है, एंड नॉट अ ब्लैंक स्पेस, मीन्स ये खाली वैल्यू भी नहीं है आपकी। नल इज एन स्पेशल वैल्यू, और ये स्पेशल वैल्यू it can be used to represent 2 things. First is unknown value and second one is not applicable value or not applicable data. तो 2 जगह हम लोग नल यूज करते हैं। पहला, जब वैल्यू मुझे पता नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय की डिटेल्स में इंसर्ट करूं, ठीक है, ये हमारी एम्प्लॉय टेबल है
मैं अगर कोई एम्प्लॉय की डिटेल इंसर्ट करूं और मुझे क्या हो उसकी सैलरी पता नहीं है, तो मैंने क्या किया, उसमें नल डाल दिया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है उसकी वैल्यू क्या है। जब मुझे पता चलेगा मैं क्या करूंगा, उसको अपडेट कर दूंगा कि इसकी वैल्यू ये है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज नल वैल्यू। अगर मैं वहां पर 0 लिख दिया, दैट मीन्स उसको नहीं मिलती है, 100% गारंटी हो गया कि उसको सैलरी नहीं मिलती है, क्योंकि उसकी वैल्यू हो गई 0। इसलिए नल इज एन स्पेशल वैल्यू, इट इज नॉट अ 0। प्लस अगर मुझे किसी एम्प्लॉय का नेम नहीं पता है, तो मैं वहां पे भी क्या करूंगा, नल इंसर्ट करूंगा। अगर मैं वहां पे ब्लैंक स्पेस दे दिया, दैट मीन्स एक वैल्यू चले गई, एक स्ट्रिंग चले गई, ठीक है, एक कैरेक्टर चला गया। सो नल हम तब स्टोर करते हैं, पहला जब हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं पता है, हमें नहीं पता है कि ऐसा कोई वैल्यू है, जो वैल्यू है वो हमें नहीं पती है, ठीक है, हमें पता नहीं है, तो हमने क्या किया, वहां पे नल इंसर्ट कर दिया। सेकंड, नॉन एप्लीकेबल वैल्यू और नॉट एप्लीकेबल वैल्यू, मतलब ऐसा कॉलम जिसमें वैल्यू एप्लीकेबल हो ही नहीं सकती फॉर अ पर्टिकुलर रो। उस पर्टिकुलर रो के लिए उसमें मैं वैल्यू इंसर्ट कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वहां पे ऐसी कोई वैल्यू में एग्जिस्ट करती नहीं है। अब देखते हैं, हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं यहाँ पर नल वैल्यू के। पहला है कमीशन में। देखिए कमीशन में आपको सिर्फ 4 को कमीशन मिल रही है, ठीक है, 4 में कमीशन वैल्यूज हैं, जिसमें एक एम्प्लॉय ऐसा जिसको कमीशन नहीं मिल रही है क्योंकि वहां पे 0 लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब 100% गारंटीड हूं कि उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को सैलरी कमीशन नहीं मिल रही है, ठीक है। बाकी जिसको मिल रही है उसकी वैल्यूज दी हुई है 300, 500, 1400, और जिनका मुझे पता ही नहीं है कि उसको क्या बोलते हैं, आपको जो कमीशन है वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे नल वैल्यू इंसर्ट कर दी। अगर मुझे पता चल जाए कि स्मिथ को कितनी कमीशन मिल रही, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लिख दूंगा उसकी वैल्यू, अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो पहला है कि मुझे वैल्यू पता नहीं है, अननोन वैल्यू है, तो अननोन के लिए मैंने क्या कर दिया, नल इंसर्ट कर दिया है। सेकंड इज नॉन एप्लीकेबल डेटा। तो अगर आप देखें गौर से, तो स्मिथ एक एम्प्लॉय है, उसका मैनेजर कौन है, 7902। तो 7902 क्या है, वो है फोर्ड, दिख रहा है, ये मैंने मार्क किया हुआ यहां पर, देखिए, ठीक है। सो स्मिथ इज एन एम्प्लॉय हुज मैनेजर इज फोर्ड, ठीक है। सो स्मिथ इज एन क्लर्क, फोर्ड इज एन एनालिस्ट, मतलब क्लर्क जो है एनालिस्ट को रिपोर्ट कर रहा है। अब ये एनालिस्ट किसको रिपोर्ट कर रहा है, ये फोर्ड किसको रिपोर्ट कर रहा है, इसका मैनेजर कौन है, 7566, और 7566 कौन है, जोन्स। जोन्स का जॉब टाइटल क्या है, मैनेजर, मतलब ये मैनेजर इस एनालिस्ट को क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है। अब इस मैनेजर को कौन मैनेज कर रहा है, तो वो दिखा रहा है 7839। 7839 कौन है, किंग, और किंग का जॉब टाइटल क्या है, प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट को कोई मैनेज कर सकता है क्या, टॉप ऑफ द हायरार्की पहुंच गए अपन। तो टॉप ऑफ द हायरार्की में हायरार्की की एक तो ऐसा रोड मिलेगा जिसको कोई भी पॉइंट, कोई भी पेरेंट नोड नहीं है उसका, या जिसको कोई भी मैनेज ना कर रहा हो, तो इसका कोई मैनेजर नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे इंसर्ट किया नल, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू डाल दूंगा तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज नॉट एप्लीकेबल वैल्यू, ठीक है, एंड हियर इट इज आइदर अननोन वैल्यूज और नॉट एप्लीकेबल। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जितने भी सेल्समैन हैं, सिर्फ उन्हीं की आपको कमीशन वैल्यू दिख रही होगी। यहाँ पे देखिए, ये सेल्समैन है, कमीशन 300, सेल्समैन कमीशन 500, सेल्समैन कमीशन 1400, सेल्समैन कमीशन इज 0, मतलब कमीशन नहीं मिल रही है उसको। क्लियर है? तो 2 जगह हम लोग यूज कर रहे हैं नल वैल्यू, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जांपल में एक ही जगह यूज किया गया है, वो है नॉन एप्लीकेबल डेटा। यहाँ पर कंपनी में शायद ऐसा किया गया है कि जो सेल्समैन है सिर्फ उन्हीं को प्रोविजन है कि वो कमीशन कमा सकते हैं, मतलब उनको कमीशन मिल सकती है, बाकी किसी को कमीशन देने का प्रोविजन नहीं है। लेकिन चूंकि आपने स्ट्रक्चर डेटा के लिए आपने एक कॉलम ऐड किया हुआ है, तो आपको कोई ना कोई वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ेगी। अब वैल्यू अगर आप 0 इंसर्ट कर दें या 10 इंसर्ट कर दें, तो वो ऐसा रिप्रेजेंट हो जाएगा कि उसको वो कमीशन मिल रही है, 0 कमीशन मिल रही है, 10 कमीशन उसको मिल रही है। तो हमें क्या करना है, हमें डिस्प्ले करना है कि उसको कमीशन का प्रोविजन नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, वहां पर हम इंसर्ट कर रहे हैं नल वैल्यू। तो अब मुझे इस नल वैल्यूज को क्या करना है, मुझे एक्सेस करना है डेटाबेस से नल वैल्यूज की वैल्यूज को, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे निकालना है कि ऐसे एम्प्लॉय के नेम्स बताइए या ऐसे एम्प्लॉय के डिटेल्स बताइए हु अर्न कमीशन, ठीक है। सिमिलरली मैं ऐसा कोई भी लिख सकता हूं कि डिस्प्ले द नेम्स ऑफ एम्प्लॉय हु डू नॉट गेट कमीशन और हु आर नॉट एलिजिबल फॉर कमीशन। तो पहली क्वेरी देखते हैं
display the details of employees who are not eligible for commission, तो where commission is not null. अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं where commission is equals to null, तो ये हो गया हमारा गलत, क्वेरी मेरी हो गई गलत, क्योंकि null एक स्पेशल वैल्यू है, तो स्पेशल वैल्यू के लिए मेरे पास एक स्पेशल ऑपरेटर है, वो है is null. तो मैंने यहाँ पे लिखा is null. is null मतलब ऐसे एम्प्लॉय जिनकी कमीशन नल है, मतलब दे आर नॉट एलिजिबल फॉर कमीशन. ये लोग एलिजिबल नहीं है, 10 एम्प्लॉय ऐसे हैं जो एलिजिबल नहीं है, जिनको कमीशन नहीं मिल रही है. क्लियर है? अब अगर मैं बोलता हूं कि डिस्प्ले द नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज हु आर और हु डू नॉट गेट कमीशन, तो डू नॉट गेट कमीशन मीन्स आइदर whose commission is null or whose commission is equals to 0. ठीक है, मतलब 0 वाला भी और नल वाला भी, ये ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनको कमीशन नहीं मिल रही है, गारंटीड है कि इनको कमीशन नहीं मिल रही है. ठीक है, तो ये हो गया डू नॉट गेट कमीशन, और पहली वाली जो करी थी वो नॉट एलिजिबल फॉर कमीशन. और अगर मैं बोलूं कि हु आर एलिजिबल फॉर कमीशन, तो यहां पे लिखूंगा इज नॉट नल. ठीक है, इज नॉट नल मीन्स these 4 employees are eligible for commission. चारों एलिजिबल हैं, जिसमें 3 लोगों को तो कमीशन मिल रही है, चौथे को कमीशन हम 0 दे रहे हैं क्योंकि उसका हम अभी देना स्टार्ट नहीं किए हैं. जब हम देना स्टार्ट करेंगे उसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे. क्लियर है? ये कुछ ऐसा रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पर. तो ये है स्पेशल ऑपरेटर्स इज नल एंड इज नॉट नल. सो नल वैल्यूज को जब भी हम डेटाबेस से फेच करते हैं, या तो हम लिखते हैं इज नल या फिर हम लिखते हैं इज नॉट नल. क्लियर है? तो ये आता है आपका, दिस इज फॉर सर्चिंग null values from the database, and these are used for searching non-null values from the database. non-null values निकालनी है तो मुझे लिखना है is not null, और null values निकालनी तो मुझे लिखना है is null. क्लियर है? तो किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं. स्पीड ठीक है? नहीं सर, ये सर. हाँ, स्पीड ठीक है. हाँ सर, स्पीड ठीक है. ठीक है, हाँ चलो. अब देखिए, अब मुझे क्या चाहिए, फिर से मैं आ गया टेबल में. टेबल में मेरे पास फिर से 8 कॉलम्स 14 रोज आ गई मेरे पास. अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज अलॉन्ग विद देयर जॉब टाइटल्स. तो मैं लिख रहा हूं सेलेक्ट ई नेम कॉमा जॉब फ्रॉम ईएमपी. ठीक है, तो ये खा रहा है एम्प्लॉय अलॉन्ग विद देयर जॉब टाइटल्स. ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि जो कॉलम नेम डिस्प्ले हो रहे हैं, जो कॉलम नेम डिस्प्ले हो रहा है वो डिस्प्ले हो रहा है ई नेम और जॉब. ठीक है, जो कॉलम मैंने डेटाबेस में स्टोर किए हैं वही कॉलम के टाइटल्स मुझे क्या कर रहा है, यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है. ठीक है, मैं चाहता हूं कि जॉब जो कॉलम के नेम्स हैं वो मेरी क्वेरी के हिसाब से, मेरी रिपोर्ट के हिसाब से रहने चाहिए. ठीक है, मतलब मैं चाहूं कि यहाँ पर ई नेम की जगह मैं क्या डिस्प्ले करना चाहूं, मैं को यहाँ डिस्प्ले करना है एम्प्लॉय नेम. तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे इसको रीनेम करना पड़ेगा. तो मैं यहाँ लिखूंगा एज, और यहाँ पे डबल कोट्स में लिखूंगा एम्प्लॉय स्पेस नेम. सिमिलरली यहाँ पे मुझे लिखना है जॉब टाइटल, तो यहाँ लिख रहा हूँ एज जॉब स्पेस टाइटल फ्रॉम ईएमपी. तो ये देखिए क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है. तो यहाँ पर आउटपुट जो आ रहा है, अब आउटपुट में आपको जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है एम्प्लॉय स्पेस नेम का सिर्फ एन दिखा रहा है. क्यों? क्योंकि जो डेटा टाइप है उसका वो है, सॉरी जो रेंज है उस डेटा टाइप की, वो कॉलम नेम जो है उस रेंज से ज्यादा हो गया है. तो वो जितना रेंज है उतना ही आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर पा रहा है. ठीक है, तो जॉब टाइटल पूरा डिस्प्ले हो रहा है लेकिन एम्प्लॉय नेम पूरा डिस्प्ले नहीं हो रहा है. तो मैं यहाँ पर ईएमपी नेम भी कर सकता हूँ इसको. ठीक है, ईएमपी स्पेस नेम जॉब स्पेस टाइटल. तो ये जिस प्रकार हमें रिपोर्ट बनानी है, जो कॉलम नेम हमें डिस्प्ले करने हैं, हम वैसे कॉलम नेम रीनेम कर सकते हैं. बट ये कॉलम नेम जो हम रीनेम कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट के लिए है. ठीक है, रिपोर्ट के लिए मीन्स डेटाबेस में अभी भी ई नेम और जॉब का ही कॉलम नेम है. ठीक है, अगर आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन निकालेंगे तो डिस्क्रिप्शन ऑफ ईएमपी में आपको अभी भी वही दिखाएगा. क्या क्या दिखाएगा? ई नेम एंड जॉब.
क्लियर है? अब मैं यहाँ पे जो एस कीवर्ड लगाया हूँ, दिस एस कीवर्ड इज ऑल्सो एन ऑप्शनल कीवर्ड। अगर मैं यहाँ पर स्पेस देता हूं तो भी ये ले लेगा। ठीक है, मैंने लिखा सेलेक्ट ई नेम स्पेस, उसका नाम चेंज किया मैंने ईएमपी स्पेस नेम, और फिर मैंने दिया कॉमा, सेकेंड कॉलम जॉब, उसका स्पेस देके मैंने उसका रीनेम किया, मैंने लिखा जॉब स्पेस टाइटल, तो वो जॉब स्पेस टाइटल के नाम से डिस्प्ले कर रहा है। क्लियर है? प्लस ये मैंने यहाँ पे डबल कोट्स क्यों यूज किया? मैंने यूज किया इसलिए ताकि मैं स्पेस वाली चीज भी डिस्प्ले कर पाऊं। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूं जॉब जॉब टाइटल और ई नेम ईएमपी नेम, तो मुझे यहाँ पर डबल कोट्स की भी नीड नहीं है। मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ सेलेक्ट ई नेम स्पेस ईएमपी नेम कॉमा जॉब स्पेस जॉब टाइटल फ्रॉम ईएमपी। क्लियर है? सो दिस इज कॉलम रीनेमिंग। तो कॉलम रीनेमिंग हम कब करते हैं? जब हमें रिपोर्ट में कॉलम नेम अपने हिसाब से चाहिए। क्लियर है? नॉट फॉर द डेटाबेस कॉलम्स, हमें अपने कस्टमाइज कॉलम नेम्स चाहिए अपनी रिपोर्ट के लिए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से हम रिपोर्ट ही जनरेट कर रहे हैं। हम जब भी एसक्यूएल क्वेरी लिख रहे हैं, जब भी आप डीक्यूएल क्वेरी, जो भी एक सेलेक्ट क्वेरी लिख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, डेटाबेस से डेटा एक्सेस कर रहे हैं, एक रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं हम। क्लियर है? आगे चल के हम अच्छी अच्छी रिपोर्ट भी जनरेट करके देखेंगे, जिसमें हम लोग बहुत सारे फंक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, फंक्शंस करके, और हम ज्वाइंस यूज करेंगे, हम सब क्वेरीज यूज करेंगे, और क्रिटिकल रिपोर्ट्स कुछ बना के कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट्स हम निकाल के करेंगे। अभी तो हम बेसिक क्वेरीज कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा कॉलम रीनेमिंग। अब अगर मैं लिखता हूं सेलेक्ट ई नेम कॉमा जॉब फ्रॉम ईएमपी, तो एक कॉलम में मेरे सेट ऑफ नेम्स आ गए, दूसरे में मेरा कॉलम नेम्स आ गया जॉब। ठीक है, तो ई नेम और जॉब टाइटल दोनों मैंने क्या किया, डिस्प्ले कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि दोनों मेरा कॉन्केटिनेट हो जाए। ठीक है, तो कॉन्केटिनेट करके मुझे क्या करना है, डिस्प्ले करना है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना है सेलेक्ट ई नेम कॉमा जॉब कॉमा ई नेम, नेक्स्ट वन इज द कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। अब कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर मैंने क्या किया है, जो हमारा सी और सी प्लस प्रोग्रामिंग जो और ऑपरेटर था, वो हमारा यहाँ पर क्या है, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर है। मतलब डबल पाइप मैंने यहाँ पे क्या किया है, यूज किया है। तो दिस इज कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। तो मैंने पहले क्या किया है, पहले मैंने नेम को लिखा है, फिर मैंने कॉन्केटिनेट किया है डैश को, फिर मैंने कॉन्केटिनेट किया है जॉब को, और इसको मैं क्या करता हूँ एस करके, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ईएमपी डैश जॉब फ्रॉम ईएमपी। देखिए आउटपुट आपको, देखिए आउटपुट आपको पहले तो नेम दिखा रहा है, क्योंकि मैंने पहले नेम डिस्प्ले किए हैं, फिर मैंने जॉब टाइटल डिस्प्ले किए हैं, और फिर मैंने ईएमपी डैश जॉब लिखा है, तो ईएमपी डैश जॉब स्मिथ डैश क्लर्क एलन डैश सेल्समैन, पहले नेम्स ऑफ द एम्प्लॉयज दिखा रहा है, डैश करके उनके जॉब टाइटल्स डिस्प्ले कर रहा है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका कॉलम रीनेमिंग। कॉलम रीनेमिंग के साथ आपका हो गया ये आपका कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर में जरूरी नहीं है कि हम 3 स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट करें, हम चाहें तो 2 स्ट्रिंग भी कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं एस, अब यहाँ पे मेरे पास बीच में स्पेशल ऑपरेटर नहीं दे रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टली ईएमपी जॉब लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ईएमपी जॉब लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए ईएमपी और जॉब दोनों को मैंने क्या किया, कॉन्केटिनेट कर दिया। तो स्मिथ क्लर्क एलन सेल्समैन एक साथ आ गया है आपका। ठीक है, सो दिस इज नोन एज कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। जब हम लोग स्ट्रिंग फंक्शंस पढ़ेंगे तो हम एक फंक्शन भी पढ़ेंगे जो है कॉन्केट फंक्शन, जो स्ट्रिंग कॉन्केटेट करता है। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कॉन्केटेशन ऑपरेटर। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्केटेशन ऑपरेटर, दिस इज नोन एज कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर इन एसक्यूएल। क्लियर है? तो क्या बच गया आपका 4:30 बज गया सर। सर नेक्स्ट क्लास में करते हैं सर। एक टॉपिक बचा हुआ है, कर लें क्या? सर नींद आ रहा है सर कि अगली क्लास? सर दिमाग में नहीं घुसता है सर। ठीक है चलो नेक्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट अभी तक में? सर ये एक बार और बता देंगे कॉन्केटिनेशन का? नहीं भाई, मेरे को समझ आ गया, मैं तेरे को समझा दूंगा चौबे। सर युवराज पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो समझा देगा। मैं फिर से करूं कि नहीं करूं?
नो सर सर। सिर्फ कमांड बता दीजिए सर उसका बस। कमांड तो यही है, देखिए सेलेक्ट, अच्छा आपको प्रेजेंट नहीं हो रहा होगा, मैं प्रेजेंट कर देता हूं। दिख रहा है आपको यहाँ पर? सेलेक्ट Yes, sir. ईनेम कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर जॉब, ऑफिस को मैं चेंज कर दे रहा हूं ईएमपी जॉब फ्रॉम ईएमपी। ठीक है, मैं चाहूं तो ठीक है, इसको भी ऐसा भी लिख सकता हूं, कॉलम रीनेमिंग की कोई नेसेसरी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं। तो जो भी आप लिखेंगे वही आपका क्या होगा, कॉलम में भी वही दिखाएगा, ईएमपी और कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर जॉब दिखाएगा आपको। क्लियर है? यस सर। सर पेज साइज और लाइन साइज को बाय डिफॉल्ट कैसे सेट करते हैं, एक बार दोबारा बता दीजिए। अच्छा ठीक है, अभी दिखा देता हूं आपको। तो पेज साइज लाइन साइज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा CMD, वो भी CMD सर यहां से बहुत नहीं। लंबा हो जाएगा सर। मेरी स्पीड देख के भी आपको लग रहा है कि कम होगा लंबा। देखिए मैं आ गया सी ड्राइव में, सी ड्राइव में आता हूँ ओरेकल एक्सी में, उसके अंदर आ जाते हैं ऐप में, उसके अंदर आ जाते हैं ओरेकल में, उसके अंदर आ जाते हैं प्रोडक्ट में, उसके अंदर आ जाते हैं 11.2.0, उसके अंदर आ जाते हैं सर्वर, उसके अंदर आ जाते हैं SQL प्लस में। ये आपका पाथ है, इस पाथ में अगर आप dir करें तो एक और पाथ है अभी cd admin। अगर यहाँ पे देखें तो आपको एक glogin.sql मिल रहा होगा। तो अगर ये पाथ अगर आपको नहीं भी दिख रहा हो या नहीं आपको रिमेम्बर हो रहा हो तो आप glogin.sql अपने कंप्यूटर में खोजेंगे, उसको आप क्या करेंगे, नोटपैड से ओपन करेंगे। और मैंने इसको एडमिन मोड में ओपन किया था, तो ही आपका ये चलेगा। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है सेट पेज साइज 200, यहाँ मैंने सेट लाइन साइज भी किया होगा, वो यहाँ चला गया है, इसको नीचे ले आते हैं। तो सेट लाइन साइज पेज साइज मैंने क्या किया, यहाँ पे सेट कर दिया है। सेट करने के बाद मैंने इसको सेव कर दिया, ये मैंने एडमिन मोड में चालू नहीं किया था। तो मेरा सेट किया हुआ है, मैं को नहीं भी सेव करूंगा तो चल जाएगा। आप उसको क्या करेंगे, सेव करेंगे और सेव करके बंद कर देंगे। बंद करके आप क्या करेंगे, इसको ही बंद कर देंगे। और नेक्स्ट टाइम से जब भी आप आएंगे यहाँ पर आप राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे और वहां से आप क्या करेंगे, आप कनेक्ट कर लेंगे। तो आपका जो है पेज साइज लाइन साइज क्या होगा, आपका सेट रहेगा 200। अगर आप चेक करें शो पेज साइज तो आपको दिखाएगा 200, आप लिखते हैं शो लाइन साइज, ये भी आपको दिखा रहा है 200। तो दिस टू आर दी SQL स्टार प्लस कमांड। ठीक है, और कोई डाउट? नहीं सर, पेट भर गया सर। चलिए बंद करूं मैं इसको। हाँ सर।